बात नहीं की थी। दूसरी तरफ लगभग शाम को 6 बजे के करीब जब लकी चमन मेडिकल स्टोर पर काम कर रहा था, तब उसके फोन पर अमित का फोन आया। भाई तू कहाँ है? मैं तुझे कैसे बताऊं क्या हो गया? मैं दुकान पर हूँ और मुझे पता है कि कोयल का मैटर सॉल्व हो गया है। अरे भाई तुझे कैसे पता? तेरी आवाज से पता चल गया पगले। अगर मैटर सॉल्व नहीं हुआ होता तो तू इतना खुश थोड़ी होता। हाँ ये बात तो सही है। चल अब तू जल्दी से काके पर आ जा। कोयल की तरफ से आज ट्रीट है, हम पहुँच चुके हैं, तू भी जल्दी से आ जा। नहीं यार, तुम लोग मजे करो, मैं नहीं आ पाऊंगा, दुकान पर हूँ। अरे भाई ऐसा मत कर यार, देख सब लोग यहीं पर हैं। अब तू नहीं आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, आ जाना यार। चमन लाल से कोई बहाना बना दे। यार सच बताऊं तो मैं नहीं चाहता कि मुझे देखकर कोयल का मन खराब हो। देख तुझे मेरी कसम है, तुझे आना ही पड़ेगा, नहीं तो तू अपने भाई का मरा मुंह देखेगा। अमित ने सिर्फ इतना ही कहा और इससे पहले कि लकी कुछ कह पाता, अमित ने फोन काट दिया। लकी असमंजस में फंस गया था। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे। चलो दोस्त के लिए थोड़ी बेइज्जती ही सही। लकी ने अपने आप से कहा और फिर मालिक से छुट्टी लेकर मेडिकल स्टोर से बाहर निकल आ गया। इधर कोयल अपने बाकी दोस्तों के साथ काके के ढाबे पर आ चुकी थी। उसके साथ एक ही टेबल पर 10 लोग बैठे हुए थे। दिशा, मानसी, रोशनी, अमित, गर्वित और प्रीतम के अलावा कोयल के कुछ बाहर के दोस्त भी थे। देखने से वो सभी कोयल के पुराने दोस्त लग रहे थे। कोयल सभी को प्रशांत के बारे में बता रही थी। लकी भी वहाँ पहुंचकर कोयल के सामने जाकर खड़ा हो गया। जैसे ही कोयल ने लकी को देखा, उसकी आंखों में उसके लिए गुस्सा उतर आया। तुम यहाँ कैसे आ गए? मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया था। कोयल की इस बात से वहाँ बैठे सभी लोग हैरान थे। लकी के दोस्त भी कोयल को बस देखे ही जा रहे थे। लकी का मन भी खराब हो ही गया था। लेकिन फिर कोयल ने लकी से कहा, चलो अब मेरा मूड ठीक है और तुम आ ही गए हो तो बैठ जाओ। लकी को इग्नोर करते हुए कोयल फिर से अपने दोस्तों के साथ बातें करने में जुट गई। लकी वहीं का वहीं खड़ा रह गया। अमित लकी के कानों में बोला, अरे तू उसकी बात का बुरा मत मान यार। चल तेरा भाई आज बहुत खुश है, तू मेरे साथ बैठ जाना, आजा। लकी अमित के पास जाकर बैठ गया। उधर जैसे ही लकी वहाँ जाकर बैठा, कोयल ने फिर से उसे घूर कर देखा, लेकिन इस बार लकी ने उसकी तरफ नहीं देखा था। उसने जानबूझकर कोयल से अपनी नजरों को दूर कर लिया था ताकि उसे जरा सा भी गुस्सा ना आ सके। कोयल, ये लड़का कौन है और तेरी ट्रीट में इसका क्या काम है? कोयल के एक दोस्त ने लकी की ओर टेढ़ी नजरों से देखा और पूछा। बाकी के लोग जो लकी के बारे में नहीं जानते थे और उसके बारे में सिर्फ उसके कपड़ों को देखकर अपने मन में राय बना रहे थे, वो भी कोयल को ऐसी ही सवालिया नजरों से देख रहे थे। ये भाई बहुत ही कमाल के इंसान है। इनसे बड़ा अजूबा आपको पूरे दिल्ली में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। कल सुबह ये पैसे निकालने के लिए एक बैंक में गए। पता है कौन से बैंक में? न्यू सिटी बैंक में। न्यू सिटी बैंक का नाम सुनते ही सब लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए थे, क्योंकि लकी का हुलिया देखकर कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि ये आदमी न्यू सिटी बैंक में भी जा सकता है। इससे पहले कि कोई कुछ कहता, कोयल ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, और वहाँ जाकर ये मैनेजर से कह रहे हैं कि मुझे पैसे निकालने हैं। मैनेजर ने कहा, ठीक है, आपका कार्ड कहाँ है? तो इन भाई साहब ने बोला कि मेरे पास तो कोई कार्ड ही नहीं है। कोयल का इतना कहना हुआ ही था कि वहाँ बैठे कुछ लोग ठहाके मारकर हंसने लगे। वो बार बार लकी को देखे जा रहे थे और हंस रहे थे। उन लोगों की उन बातों की वजह से अब लकी के दिल में थोड़ा सा गुस्सा बढ़ने लगा था। इससे पहले कि वो कोयल से कुछ कहता, दिशा बोल उठी, यार कोयल, यहाँ सब तो आ गए, लेकिन तुम्हारा प्रशांत कहाँ रह गया? अरे भाई, वो इतना बड़ा आदमी है, हमेशा फ्री थोड़ी ही रहता है, इसलिए मैंने उसे डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा। लेकिन फिर भी एक बार उसे फोन करके बुला दो, आज की पार्टी उसी की तरफ से है। ठीक है, अब भी कॉल करती हूँ। कोयल ने भगवान का नाम लेते हुए प्रशांत का फोन एक और बार ट्राई किया और प्रशांत ने इस बार शर्माते हुए फोन उठा लिया था। हेलो कोयल, कैसी हो? सब ठीक है? तुम्हारे रहते सब ठीक ना रहे, ऐसा हो सकता है क्या? थैंक्स यार, तुमने बहुत हेल्प की। देखो, जब तुमने मुझे फोन किया था तो मैंने अपने पापा को फोन किया था। मैंने पापा को पूरा केस बताया तो पापा ने बोला कि वो और चेतन मित्तल एक ही क्लास में पढ़ते थे और अब वो ट्रेड यूनियन के प्रेसिडेंट हो गए, तो वो उनसे बात करके देख सकते हैं। लेकिन उसके बाद मेरी पापा से इस बारे में कोई बात नहीं हुई। I am extremely sorry। कोयल जो भी समझे, लेकिन प्रशांत को भी नहीं पता था कि कोयल का मैटर सॉल्व हो गया है। उसे लगा कि कोयल उसे सुना रही है, इसलिए वो सफाई दे रहा था।
नहीं, उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। मैटर तो सॉल्व हो गया है और मुझे पता है कि ये हुआ भी किसकी वजह से है। प्रशांत, अगर तुम नहीं होते तो ये कभी नहीं हो पाता। मेरे पापा मुझे बता रहे थे कि कोई चेतन मित्तल जी से मिलने के लिए गया था। वो और कोई नहीं बल्कि तुम्हारे पापा ही होंगे। इसलिए थैंक यू प्रशांत, थैंक यू सो मच। चलो, अगर मैटर सॉल्व हो गया तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। और इसमें तुम्हें मुझे भी थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। मैंने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं है। अरे कैसे नहीं किया? जो भी किया वो तुमने ही तो किया। तुम खुद भी ये बात अच्छे से जानते हो कि लाइन ग्रुप कितना पावरफुल ग्रुप है। अब अगर वो खुद मेरे पापा से माफी मांगने के लिए आगे आए हैं तो इसका मतलब चेतन मित्तल कोई बहुत बड़े आदमी होंगे। जब वो खुद चेतन मित्तल के सामने नहीं टिक सकते तो मेरे पापा और हमारी छोटी सी कंपनी की क्या बिसात है। इसलिए तुम्हें थैंक यू बोलना तो बनता है प्रशांत। अरे ऐसा कुछ नहीं है, तुम ऐसा मत सोचा करो। अचानक से कोयल की आंखों में वो डर फिर से उभर आया था जो दोपहर में उसे महसूस हो रहा था। अगर प्रशांत नहीं होता तो मोहित और उसके पिता न जाने कोयल के साथ क्या कर बैठते। इसलिए वो प्रशांत और उसके पापा का दिल से शुक्रिया कर रही थी। उसकी आंखें फोन पर बात करते करते भर आई थी। दूसरी तरफ जब कोयल के मुंह से बाकी के लोगों ने चेतन मित्तल का नाम सुना तो उनकी आंखें खुली की खुली ही रह गई। वो प्रशांत को जानते तो नहीं थे लेकिन वो समझ गए थे कि अगर उसके पिता की दोस्ती चेतन मित्तल के साथ में थी तो वो जरूर कोई बड़ा आदमी ही था। कोयल का कोई इतना अच्छा दोस्त भी था, इस बात की जानकारी ज्यादा लोगों को नहीं थी। और जैसे ही उन्हें उसके बारे में पता चला उनका कोयल से जल जाना लाजमी था। एक काम करो ना प्रशांत, तुम सीधे यूनिवर्सिटी के पास काके पर आ जाओ। वहाँ हम सारे दोस्त बैठे हुए हैं। तुम आओ तो मैं तुम्हें पर्सनली थैंक यू भी बोल दूंगी और साथ ही तुम्हें बढ़िया सी ट्रीट भी दूंगी। अच्छा, ऐसी बात है। चलो ठीक है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। प्रशांत ने भी उसके ऑफर पर हाँ कर दी और उसकी हाँ सुनते ही कोयल का मन और ज्यादा खुश हो गया। उसकी मुस्कान उसके चेहरे पर ऐसे चिपक गई थी जैसे मधुमक्खी अपने छत्ते से चिपकती है। इधर फोन रखने के बाद प्रशांत भी अपने आप को शीशे में निहार रहा था। कोयल की बात सुनकर उसकी छाती चौड़ी हो गई थी। लाइन ग्रुप को मात देना इतने छोटे से लड़के के लिए एक बहुत ही बड़ी बात थी और वो जानता था कि वो इस किस्से को सुनाकर अपने दोस्तों से कितनी वाहवाही लूट सकता था। ढेर सारी लड़कियां उस पर मार मिट सकती थी और उसके दुश्मन उससे नजर मिलाने की भी हिम्मत खो देने वाले थे। प्रशांत ने गहरे नीले रंग की शर्ट और हल्के नीले रंग की जीन्स पहन ली थी। उसके नीचे उसने अपने पसंदीदा लेदर के जूते पहने और फिर एक बढ़िया सा परफ्यूम लगाकर घर से बाहर आ गया था। अपने बुलेट पर बैठने के लगभग 20 मिनट बाद ही वो यूनिवर्सिटी के पास काके पर पहुंच गया था। जैसे ही वो नीचे उतरा तो कोयल ने उसकी ओर जोर से हाथ हिलाया और वो अपनी जगह पर से खड़ी भी हो गई। उधर प्रशांत ने भी कोयल की ओर देखकर हाथ हिलाया और फिर उसके आसपास बैठे लोगों के चेहरे देखने लगा। उनकी आंखों में उसके लिए जलन साफ नजर आ रही थी। उन लोगों को ऐसे सुलगता हुआ देख उसे और भी सुकून मिल रहा था। वो भी इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता था लेकिन उसका कॉलेज दूसरा था। प्रशांत की लंबाई लगभग 6 फीट की थी। उसका बदन हल्का सा भरा हुआ और उसके बाल थोड़े बिखरे हुए थे। उसके चेहरे पर गर्मी की वजह से हल्का सा पसीना जम गया था। प्रशांत! कोयल जितनी खुशी के साथ हो सकती थी उतनी खुशी के साथ बोली और फिर उसके गले लग गई। इसके बाद उसने प्रशांत का हाथ पकड़ा और कहा, सबसे पहले तो तुम्हारा बहुत 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 सारा शुक्रिया कि तुम इतने मुश्किल टाइम में ना सिर्फ मेरे साथ खड़े रहे बल्कि मुझे सेफली बाहर भी निकाला। मैं सच बता रही हूँ कि ना तो मैं और ना ही मेरे पापा कभी इस चीज को अपनी लाइफ में भूलेंगे। एंड ट्रस्ट मी, वी आर देयर फॉर यू। जब भी तुम्हें जरूरत लगे तुम्हारी फ्रेंड तुमसे सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर है। कोयल ने हंसते हुए कहा और प्रशांत के हाथ को अपने हाथों में हल्के से दबा दिया। लकी ने ये दृश्य देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान तैर गई। उसे इस विडंबना पर हंसी आ रही थी लेकिन वो चुप रहा। उधर जैसे ही कोयल ने प्रशांत का हाथ दबाया तो प्रशांत उसके हाथ की तरफ देखने लगा। अब की बार उसने कोयल का हाथ थामा और चमकती हुई आंखों से उसकी ओर देखने लगा। उसकी आंखें कोयल की आंखों पर से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, कोयल बस करो,
और कितनी बार थैंक यू बोलोगी? मेरे लिए ये सब करना कोई बड़ी बात नहीं थी, और फिर जब बात तुम्हारी थी तो मैं अपनी जान पर भी खेलने के लिए रेडी था। कोयल को प्रशांत की इस बात पर शर्म आ गई थी। वो थोड़ा सा हंसी और फिर शर्मा कर नीचे की ओर देखने लगी। इसके बाद वो और एक बार प्रशांत से गले मिली और उसे अपने साथ टेबल पर ले आई। जैसे ही सबने प्रशांत को टेबल की ओर आते देखा तो न चाहते हुए भी सब अपनी अपनी जगह पर से खड़े हो गए। प्रशांत का ऑरा ही ऐसा था कि वो लोग अपने आप को रोक ही नहीं पाए। सब लोगों ने अपने कांटे और चम्मच छोड़ दी थी सिवाय लकी के। उसने प्रशांत की ओर बस एक बार देखा, थोड़ा सा मुस्कुराया और फिर से अपनी प्लेट की ओर देखने लगा। अमित और गर्वित उसे खड़े होने का इशारा भी कर रहे थे, लेकिन वो खड़ा नहीं हुआ। कोयल को पहले ही लकी के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था और जब उसने ऐसी हरकत की तब तो वो उसके ऊपर फट पड़ने के लिए तैयार ही हो गई थी। लेकिन फिर उसने एक गहरी सांस ली और अपने आप को शांत कर लिया। वो प्रशांत के सामने अपना वैसा रूप दिखाकर अपना इम्प्रेशन खराब नहीं करना चाहती थी। अरे आप सब लोग मुझे देखकर खड़े क्यों हो गए? मैं यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट थोड़ी हूँ। आप लोग बैठ सकते हैं प्लीज। प्रशांत ने भी मिलती हुई इज्जत के सामने कुछ ज्यादा ही बड़प्पन दिखाते हुए कहा। जैसे ही प्रशांत ने ये कहा बाकी सभी लोग बैठ गए। उसकी बात सुनकर ही लोगों को ऐसा लग रहा था कि वो सच में कोई बड़ा आदमी था। लकी को मन ही मन हंसी आ रही थी। एक तरफ वो था जिसे अपने हिस्से की इज्जत नहीं मिल रही थी और दूसरी तरफ ये था जो दूसरे की शादी में खुद दूल्हा बना घूम रहा था। आओ तुम मेरे साथ बैठो। कोयल ने फिर से प्रशांत का हाथ पकड़ने का एक बहाना ढूंढते हुए कहा और उसे अपने साथ अपने वाले स्टूल पर ले गई। वैसे तो वो स्टूल 2 लोगों के हिसाब से ही बना था, लेकिन क्योंकि प्रशांत काफी हट्टा कट्टा और बड़े से डील डॉल वाला आदमी था, इसलिए उस एक स्टूल पर सिर्फ वही बैठ सकता था। अब उसके बैठ जाने के बाद कोयल के लिए जगह नहीं बची थी। अरे बाकी लोग थोड़ा थोड़ा सरको। रोशनी के कहते ही सब लोग थोड़ी थोड़ी जगह भी बनाने लगे। सब लोग पहले ही काफी चिपक कर बैठे हुए थे, इसलिए उनके खिसकने का कोई फायदा नहीं हुआ था। अब कोयल और प्रशांत को काफी फंसा हुआ महसूस हो रहा था। इस बीच लकी चुपचाप अपना खाना खा रहा था। जैसे ही कोयल ने उसे देखा तुरंत उसके दिमाग में एक ख्याल आया। उसने लकी की ओर देखते हुए कहा, लकी। जैसे ही लकी ने अपनी नजर उठाई तो उसने देखा कि कोयल उसे घिन भरी नजरों से देख रही थी। उसकी आंखों को देखकर लकी ने पहले ही अपना काटा रोक लिया था। वो कोयल का मुंह खुलने का इंतजार कर रहा था। इधर अमित और रोशनी भी एक दूसरे की ओर देख रहे थे और इससे पहले कि रोशनी कोयल से कुछ कह पाती, कोयल ने लकी से कहा, मेरे हिसाब से तो अब तुम फ्री हो गए हो ना? वैसे भी तुम इनवाइटेड तो थे ही नहीं और उसके बाद भी तुम काफी कुछ खा चुके हो। फिर भी अगर तुम्हें और भूख हो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ पैक करवा देती हूँ। तुम अपने रूम पर जाओ और वहाँ जाकर आराम से खा लेना। कोयल की बातें तो बहुत कड़वी थी, लेकिन वो इतना मुस्कुराकर ये सब कह रही थी कि लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि वो लकी की बेइज्जती कर रही थी। रोशनी और अमित को बुरा तो बहुत लग रहा था, लेकिन वो भी इस सब में कुछ नहीं कर सकते थे। बाकी लोग जो अभी तक हंस रहे थे, बोल रहे थे, वो भी लकी को देखकर खामोश हो गए थे। कोयल की ऐसी बात सुनकर लकी का चेहरा उतर गया था। उसे इस बात का पछतावा हो रहा था कि आखिर उसने इस लड़की की मदद की ही क्यों थी। वो चाहता तो अभी 1 मिनट के अंदर इस पूरे खेल को अपनी सिर्फ एक चाल से पलट सकता था, लेकिन वो बाकी लोगों की तरह शो ऑफ नहीं करना चाहता था। इतने साल इतनी गरीबी देखने के बाद अब वो समझ गया था कि सादगी से बड़ी कोई पूंजी नहीं थी। कोयल ने वो दिन नहीं देखे थे जिन्हें लकी अभी जी कर आ रहा था, इसलिए कुछ पलों के गुस्से के बाद लकी के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। लकी ने अपना सिर हाँ में हिलाया और अपना काटा प्लेट पर रखकर टिश्यू से अपने हाथ पोंछकर वहाँ से उठकर बाहर जाने लगा। लकी के लिए ये किसी जहर के घूंट से कम नहीं था, लेकिन इसमें गलती कोयल की भी नहीं थी। जो दिखता है वो ही बिकता है। आदमी की वैल्यू नहीं है, उसके कपड़ों की है। लकी को अपने परिवार के बड़े लोगों की कही एक एक बात याद आ रही थी और उन्हीं के कहे के हिसाब से वो इतना रईस होने के बाद भी इतनी सादगी का जीवन बिता रहा था। लकी रात के अंधेरे भरे आसमान को देखता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। आसमान में ढेर सारे तारे थे, लेकिन उन तारों को देखकर लकी और उदास हो गया था। यूनिवर्सिटी की पास की चौपाटी से होते हुए जब लकी गुजर रहा था तो उसने देखा कि ढेर सारे लड़के और लड़कियां वहाँ खा पी रहे थे और मजे कर रहे थे। रात के अंधेरे में भी वो गली जगमगा रही थी। थोड़ी ही दूरी पर उस पानी पूरी वाले का ठेला भी खड़ा था, जहाँ से अक्सर लकी और डिम्पल पानी पूरी खाया करते थे। लकी ने जब उसे देखा तो उसका मन
और भी उदास हो गया। वहाँ पर एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को अपने हाथ से पानी पूरी खिला रहा था। लकी ने उन दोनों को देखा तो उसे अपनी और डिम्पल की याद आ गई। वो भी उसी जगह पर उसी तरह से खड़ा होकर डिम्पल को पानी पूरी खिलाया करता था। उस ठेले को देखकर उसका दिल भारी हो आया था। उसे भूख लग रही थी और उसने सोचा कि क्यों ना पानी पूरी ही खाई जाए। लाओ भैया एक प्लेट देना। अरे लकी भैया आज अकेले अकेले, भाभी कहाँ है? पानी पूरी वाले की बात सुनकर लकी का मुंह और उतर गया। लकी से इस बात का कोई जवाब देते ही नहीं बन रहा था। पानी पूरी वाला भी समझ गया था कि उसने गलत तार छेड़ दिया था। उसने एक पूरी बनाई और लकी के दोने में रख दी। लकी ने उसे उठाया और अपने होठों तक लेकर आया ही था कि वापस रख कर प्लेट फेंक दिया। अरे लकी भैया क्या हुआ? मच्छर गिर गया क्या? नहीं, बस मन नहीं है। लकी वहाँ से निकल गया। जब वो अपने कमरे की ओर जा रहा था तब अचानक से जोरदार बादल गरजने लगे और बारिश होने लगी। लकी भागा भागा आया और अपने कमरे में घुस गया। पलंग पर लेटकर वो अभी भी डिम्पल को ही याद कर रहा था। एक बार फिर से बात करके देखूं। लकी ने डिम्पल को फोन लगाने के लिए फोन उठाया ही था कि इतने में उसके फोन पर काशीनाथ जी का फोन आ गया। लकी ने जैसे ही उनका नाम देखा सबसे पहले उसने कमरे का दरवाजा और खिड़कियां बंद कर दी। वो नहीं चाहता था कि उसकी और काशीनाथ जी की बातें कोई भी सुने। जी काशीनाथ जी बोलिए। लकी बाबा, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं काशीनाथ जी, कहिए क्या बात है? लकी बाबा, रुस्तम रागी का फोन आया था। मैंने जब आज सुबह उसे फोन किया था तो उसे बताया कि आप दिल्ली में ही हैं और गरीबी की परीक्षा दे रहे हैं। फिर मैंने उसे बताया कि आपने अभी परसों ही परीक्षा पास कर ली है और आप अपने परिवार की सारी पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह बात सुनकर रुस्तम ने कहा कि वो आपसे मिलना चाहता है। मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? अब जब आपने गरीबी की परीक्षा पास कर ली है तो आपको परिवार का कारोबार भी संभालना पड़ेगा, इसलिए वो आपसे एक बार मिलना चाहते हैं। लेकिन मैं भी कुछ और दिनों तक अपनी पहचान छिपा कर रखना चाहता हूँ। वो मैं समझ रहा हूँ। वो बस एक बार आपसे मिलकर आपको देखना चाहते हैं और आपको अगर किसी और चीज की जरूरत हो तो वो भी आप उसे बता सकते हैं। दिल्ली में उसका अच्छा रॉब भी चलता है। पढ़ाई के साथ साथ काम संभालने में भी वो आपकी मदद करेगा। असल में लकी के परिवार का बिजनेस न सिर्फ इंडिया बल्कि बाहर के बहुत से देशों में फैला हुआ था। अग्रवाल एंड अग्रवाल फर्म एक बहुत बड़ा ग्रुप था जिसके अंदर 10 लाख से भी ज्यादा लोग काम करते थे। लेकिन लकी के परिवार की रीत ही यही थी कि जब तक कोई भी आदमी गरीबी की परीक्षा को पास नहीं करता तब तक उसे बिजनेस का दारोमदार नहीं बनाया जाता था। ठीक है, मैं मिल लूंगा। ठीक है, तो मैं उसे फोन कर देता हूँ। वो कल सुबह ही आपसे मिलने के लिए आपके कॉलेज पहुँच जाएगा। नहीं, कॉलेज में मिलना ठीक नहीं होगा। आप मुझे उनका एड्रेस दे दीजिए, मैं खुद ही उनसे मिलने के लिए चला जाऊंगा। लकी रुस्तम डांगी को कॉलेज में बुलाकर जबरदस्ती की हवाबाजी नहीं करना चाहता था। वो जानता था कि अगर उसे किसी ने रुस्तम के साथ देख लिया तो लोग उससे सवाल पूछ कर उसका जीना दुश्वार कर देंगे और वो अभी कुछ दिन और यहाँ आराम से सुकून से जीना चाहता था। एक बार यहाँ से बाहर निकल के बाद तो उसे कंपनी के हिसाब से अपनी लाइफस्टाइल को बदलना ही था। लेकिन लकी बाबा, आने वाले वक्त में आपको ही अग्रवाल एंड अग्रवाल फर्म की कमान संभालनी है। ऐसे में अगर आप खुद रुस्तम डांगी से मिलने के लिए जाएंगे तो यह नियमों के खिलाफ नहीं हो जाएगा। सूरज को दिया दिखाना ठीक होगा क्या मालिक? मैं उसी को बोलता हूँ कि वो ही आपसे मिलने के लिए आए। काशीनाथ जी नहीं चाहते थे कि लकी कमान संभालने से पहले ही लोगों के सामने इतना सीधा नजर आने लगे, वरना लोग उसकी परवाह करना बंद कर देते। नहीं काशीनाथ जी, मुझे लगता है कि आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि मैं जब तक काम नहीं संभालता तब तक तो मैं उनसे मिलने के लिए जा ही सकता हूँ। वैसे भी उनसे मिलने के बहाने मैं थोड़ा शहर भी देखाऊंगा, घूम आऊंगा। ठीक है लक्की बाबा, आप अपने से बड़ी उम्र के लोगों से भी इतने प्यार से बात करते हैं कि कोई भी आपका मुरीद हो जाएगा, इसलिए आप चिंता मत कीजिए। मैं रुस्तम को बोल दूंगा कि आप खुद उससे मिलने के लिए आ रहे हैं। जी ठीक है। लकी जैसे ही फोन रखकर खिड़कियां खोलने को हुआ कि फिर से काशीनाथ जी का फोन आया। हेलो लकी बाबा, रुस्तम कह रहा है कि वो गोल्डन मेंशन होटल में कल लंच के लिए जाने वाला है, तो आप भी लंच के लिए उसके साथ जा पाएंगे या मैं जगह बदलवा दूं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। उनसे कहना कि मैं 1 बजे के आसपास वहाँ पहुँच जाऊंगा। काशीनाथ जी से बात करने के बाद लकी जैसे ही अपने बिस्तर पर आया, डिम्पल की यादों ने फिर से उसे घेर लिया। आज कहने को उसके पास सब कुछ था,
वो डिम्पल को वो सब कुछ दे सकता था जो वो उससे चाहती थी, लेकिन फिर भी डिम्पल उसके साथ नहीं थी। लकी को अपने लिए नहीं बल्कि डिम्पल के लिए बुरा लग रहा था। वो सोच रहा था कि अगर उसने गरीबी की परीक्षा को कुछ दिन पहले ही पास कर लिया होता तो आज शायद डिम्पल उसके साथ होती। उसने फिर से अपना फोन उठाया और डिम्पल का नंबर निकालने लगा। लेकिन मैं उससे कहूँगा क्या? जब काफी देर तक लकी को कोई जवाब नहीं मिला तो उसने फोन को वापस रखा और लेट गया। उसी समय अमित, प्रीतम और गर्वित भी कोयल की पार्टी से वापस आ गए। वो तीनों आपस में कुछ बातें कर रहे थे और बातों में वो इतने मशगूल थे कि वो भूल ही गए थे कि कमरे में लकी भी था। यार ये प्रशांत तो एक नंबर का गधा आदमी निकला। खाना खाने के बाद उसे गाना गाने की क्या जरूरत थी? साले ने पूरे खाने का टेस्ट ही खराब कर दिया। हाँ, और लाड साहब यहाँ तक भी नहीं माने। भाई पता है कि बारिश हो रही है तो मत जाओ ना, लेकिन इतनी बारिश में कोयल को पीछे बैठाकर पूरे दिल्ली में अपनी बुलेट से फटाके फोड़ने हैं, हद है। हाँ ठीक है, अब और कितनी गालियां दोगे उसे? पूरे रास्ते इतनी गालियां दी, पेट नहीं भरा। उधर देखो लकी सो रहा है, इसलिए उसे परेशान मत करो। अरे यार जाग रहा हूँ, तुम लोगों की बातें सुन रहा था। ठीक है भाई लोग, तुम लोग बातें करो, मैं नहाने जा रहा हूँ। अमित अपना तौलिया लेकर नहाने चला गया। प्रीतम और गर्वित थोड़ी देर सुस्ताने के बाद अपने अपने फोन निकालकर सोशल साइट पर सर्फिंग करने लगे। जैसे ही गर्वित ने अपना सोशल मीडिया हैंडल खोला, वो खुशी के मारे जोरों से उछल पड़ा। अरे भाई लोग, अंजलि लाइव आ रही है, जल्दी जल्दी आओ और लॉगिन मारो। गर्वित अंजलि को बहुत पसंद करता था। वो उसी की क्लास में पढ़ती थी और आए दिन वो लाइव आ जाती थी। जिस ऐप पर वो लाइव आती थी उस पर लड़के उसे अलग अलग इमोजी भेजते थे, पर इमोजी भेजने के कुछ पैसे लगते थे। क्योंकि अंजलि बहुत खूबसूरत थी और किसी का भी मन मोह लेती थी, इसलिए लड़के दिल खोलकर उसे इमोजी भेजते थे। हर इमोजी की कीमत अलग थी। यह इमोजी अंजलि को गिफ्ट में मिलते थे और बाद में वो इसे कैश में बदलवा लेती थी। इस पूरे ऐप की और एक खास बात ये थी कि इसमें सबके नाम वो नहीं होते थे जो उनके असली नाम थे। सब लोगों ने अपने अपने हैंडल अलग नाम से बना रखे थे। जब लकी को लगा कि उसके पास भी करने के लिए कुछ खास नहीं था तो उसने भी अंजलि के लाइव में अपने आप को जोड़ने का सोच लिया। उसे अंजलि से कोई लेना देना नहीं था, वो तो बस इसलिए जुड़ गया था कि बस एक बार वो अंजलि की रूममेट डिम्पल को देख ले। वो ये देखना चाह रहा था कि क्या डिम्पल को उसकी जरा सी भी याद आ रही थी या आज क्लास में उसने जो ड्रामा किया था वो ड्रामा नहीं बल्कि सच्चाई थी। इस वक्त तक उसके लाइव में 30 लोग जुड़ गए थे और वो सारे ही उसके क्लासमेट्स थे। अंजलि ने अपने हाथों में एक गुलाबी रंग का तकिया दबा रखा था और पीले रंग के हेडफोन लगाए हुए थे। वो कैमरा के सामने देखकर मुस्कुराए जा रही थी। गाइस, मुझे आए हुए अभी तक 20 मिनट हो चुके हैं, लेकिन आप लोगों की तरफ से मुझे एक भी प्रेजेंट नहीं मिला। लगता है ना तो किसी को आइसक्रीम खानी है और ना ही किसी को मेरे साथ डेट पर जाना है। अब इससे पहले कि मैं लाइव खत्म कर दूं, जल्दी से मुझे इमोजी भेजो। अंजलि ने पाउट बनाकर कैमरा की तरफ एक किस उछाल दिया। उसे देखते ही लोगों के दिलों की धड़कनें थम गई थी। अंजलि पूरी क्लास में बहुत पॉपुलर थी। ऐसा कोई लड़का नहीं था जो उसे पसंद नहीं करता था। कुछ लोग तो दिल ही दिल में अंजलि को अपना दिल ही दे चुके थे। जैसे ही उसने प्रेजेंट की बात की तो किसी ने उसकी तरफ गोल्ड रिंग भेज दी, किसी ने उसके पास नेकलेस भेज दिया। नेकलेस के लिए थैंक्स मॉर्निंग स्टार, हे गोल्ड रिंग के लिए थैंक्स राइजिंग हीरो। अंजलि के पास जैसे जैसे गिफ्ट आते जा रहे थे वैसे वो लोगों को थैंक्स देती जा रही थी। ज्यादातर लड़के उसे 50 या 100 रुपए से ज्यादा का गिफ्ट नहीं दिया करते थे। जैसे ही अंजलि ने कुछ लोगों को थैंक यू बोला तभी किसी ने नीचे एक कमेंट लिखा, अंजलि तुम बहुत सुंदर हो, दिल्ली की गर्मी से भी ज्यादा हॉट। और इतने में उसे एक इमोजी मिल गया। अब गर्वित से भी नहीं रहा जा रहा था। उसने भी जोश जोश में एक 50 रुपए का नेकलेस अंजलि के कमेंट सेक्शन में डाला और नीचे अपने हैंडल फ्लाइंग फिश से मैसेज डाला, अंजलि मैं गर्वित, मैं बहुत दिनों से तुम्हारे लाइव आने का इंतजार कर रहा था। हेलो गर्वित, थैंक यू, मैं जानती हूँ तुम्हें। अंजलि का जवाब पढ़ते ही गर्वित की आंखों में चमक आ गई और उसने अपने दोस्तों की ओर देखते हुए कहा, अरे भाई लोगों, तुमने देखा अंजलि ने मेरे मैसेज का जवाब दिया। इससे पहले कि वो अपने मैसेज की पूरी तरह से खुशी मना पाता, उसने देखा कि एक लंबा सा मैसेज नीचे उसका इंतजार कर रहा था। अबे गर्वित, साले फटीचर, तू कब से अंजलि को प्रेजेंट देने लगा?
कहीं से चुरा कर पैसे लाया है क्या? ये मैसेज पढ़ते ही गर्वित की खुशी को मानो नजर सी लग गई थी। लकी की भौहें भी तुरंत तन गई थी। गर्वित को मालूम था कि पूरी क्लास यही थी और गर्वित को अगले दिन इस चीज के लिए पूरी क्लास में चिढ़ाया जाने वाला था। गर्वित अगर शांत रह जाता तो उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती, इसलिए उसने भी गुस्से में पलटकर जवाब देते हुए कहा, हाँ, अगर मैं गिफ्ट दे रहा हूँ तो तेरी क्यों जल रही है? तेरी बातों से गटर जैसी बदबू आ रही है। ये पढ़कर सामने वाले इंसान को और गुस्सा आया। उसने लिखा, अबे ओए बेवकूफ, पैसा जेब में एक नहीं है और अंजलि को प्रेजेंट दे रहा है। साले बाप ने पैसा फीस भरने के लिए दिया है और तुम यहाँ उससे अय्याशी कर रहे हो। और अपने पापा से न जरा तमीज से बात किया कर, वरना लैब का मेंढक बनाकर तुझे यही चीर दूंगा। इस तरह की बातें पढ़कर अंजलि भी शॉक्ड थी। उसे लग रहा था कि उसके चैट रूम का माहौल खराब हो रहा था, इसलिए उसने कहा, अगर तुम दोनों अभी के अभी चुप नहीं हुए तो मैं दोनों को बैन कर दूंगी। सॉरी अंजलि, लेकिन शुरुआत पहले इसने की थी। अबे खत्म भी मैं ही करूंगा। अंजलि, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए ये प्रेजेंट। ये मैसेज लिखकर उस बंदे ने अंजलि की तरफ एक कार की इमोजी भेज दिया, जिसकी कीमत 1000 रुपए थी। इतना सारा धन देखकर तो अंजलि की आंखें फटी की फटी रह गई थी। इतना तो वो पूरे लाइफ से भी कभी नहीं कमा पाती थी, जितना उसने एक बार में ही कमा लिया था। अंजलि ने तुरंत अपने सुर बदले और उसे थैंक यू बोलने लगी। आकाश, इतने सारे गिफ्ट देने के लिए मैं तुम्हें ढेर सारा थैंक यू बोलती हूँ। मैं सच में बहुत खुश हूँ, अंजलि ने कहा और आकाश की तरफ एक किस उछाल दिया। ये देखकर तो गर्वित ऊपर से नीचे तक सुलग गया था। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वो आकाश को सबक सिखा सके। सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा, मुझे चैट बॉक्स का एडमिन बनाओ। आकाश ने लिखा और अंजलि ने अगले ही पल उसे एडमिन बना दिया। जैसे ही आकाश एडमिन बना, सबसे पहले उसने गर्वित को ब्लॉक कर दिया। फिर उसने अंजलि की तरफ और एक गिफ्ट उछाल दिया, जिसकी वजह से उसका भी मुंह बंद हो गया था। ये देखकर न सिर्फ गर्वित को बल्कि लकी को भी गुस्सा आ गया था। अब बोलना फटीचर, क्या हुआ? पलंग के नीचे घुस गया क्या? आकाश ने लिखा और चश्मे वाला इमोजी भेज दिया। गर्वित चाहकर भी कुछ नहीं लिख सकता था। उधर प्रीतम भी ये सारे मैसेज पढ़ रहा था। भाई लोगों, हम सब एक ही क्लास में पढ़ते हैं, इसलिए किसी के बारे में इस तरह की बातें लिखना अच्छी बात नहीं है। प्रीतम ने लिखा, लेकिन उसके लिखते ही उसे भी गर्वित की तरह ही लोगों ने बुरी तरह से ट्रोल करना शुरू कर दिया था। कोई उसके कपड़ों के बारे में तो कोई उसकी सूरत के बारे में बहुत सारी बकवास बातें लिखे जा रहा था। गर्वित और प्रीतम दोनों ही गुस्से से आग बबूला हो गए थे, लेकिन वो कुछ ना तो कह पा रहे थे और ना ही कर पा रहे थे। लकी उन दोनों के इस गुस्से को अपने बिस्तर पर लेटे लेटे देख रहा था और साथ ही वो चैट रूम की सारी चैट भी पढ़ रहा था। लकी सब कुछ सह सकता था, लेकिन इस तरह से अपने दोस्तों की बेइज्जती नहीं सह सकता था। जब कमेंट्स की भरमार लग गई थी, तभी किसी ने नीचे एक कमेंट लिखा, अरे भाई देखो, किसी ने चांद का इमोजी भेजा है। उसके लिखते ही सब लोग शांत हो गए थे। एक चांद के इमोजी का मतलब था 10,000 रुपए। उसे देखकर तो अंजलि के भी तोते उड़ गए थे। इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, किसी ने लिखा, अंजलि, ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है क्या? अंजलि ने मारे सरप्राइज के अपना मुंह हथेली से ढक लिया था। इधर गर्वित ने कहा, भाई अपनी क्लास में कौन ऐसा आ गया जिसने 10,000 रुपए का गिफ्ट दे दिया? अपनी क्लास से नहीं, बाहर से होगा। अपना कॉलेज गरीब कॉलेज है और हम सब में सिर्फ आकाश के बाप के पास ही थोड़ा बहुत पैसा है। इतने में 4 और चांद चैट बॉक्स में चमक गए थे। चांद भेजने वाले ने आगे लिखा, मुझे एडमिन बनना है। अंजलि ने तुरंत आकाश को एडमिन पर से हटाया और उस लड़के को एडमिन बना दिया। वो लड़का कोई और नहीं, अपना लकी था। एडमिन बनते ही लकी ने सबसे पहले गर्वित पर से ब्लॉक हटाया। अरे प्रीतम भाई देख, इसने मुझे ब्लॉक से हटा दिया। मैं वापस मैसेज भेज सकता हूँ। थैंक यू एडमिन। I want to give you lots and lots of thanks, एडमिन। लेकिन मैं जानती हूँ सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम यूनिवर्सिटी आओ। मैं तुम्हें कैंपस घुमाऊंगी और खाना भी खिलाऊंगी। अंजलि का वीडियो मैसेज देखकर लकी ने लिखा, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं यहाँ सिर्फ ये कहने आया हूँ कि आदमी के पास पैसा होना चाहिए, लेकिन पैसे का घमंड नहीं होना चाहिए। पैसा आज है, कल नहीं है, लेकिन हम सब कल भी इंसान थे, आज भी इंसान है और कल भी इंसान ही रहेंगे। इसलिए हमें अपने साथियों का सम्मान करना चाहिए और इस तरह से पैसों का धौंस दिखाकर किसी को दबाना नहीं चाहिए। अंजलि और बाकी के लोग पहले तो लकी के तोहफे को देखकर चौंक गए थे और फिर उसके बाद उसने जो लिखा वो पढ़कर तो वो और भी चौंक गए थे। जैसे ही उस लकी ने अपना कमेंट खत्म किया, इधर से गर्वित और प्रीतम के मुंह से एक साथ निकला, अरे वाह, क्या बात कही है।
जियो मुरारी। इधर कमेंट सेक्शन में भी जो लोग अभी गर्वित और प्रीतम की टांग खींचने में लगे हुए थे, उन्होंने भी लकी की तारीफ करना शुरू कर दी थी। लेकिन किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि इतने महंगे तोहफे देने वाला और कोई नहीं बल्कि लकी ही था। लकी को अंजलि या उसके लाइव होने में कोई इंटरेस्ट नहीं था और ना ही वो पसंद करता था। वो तो बस उन लोगों का मुंह बंद करवाना चाह रहा था जो प्रीतम और गर्वित के बारे में बकवास कर रहे थे। लकी देख रहा था कि बंजर जमीन जैसे उसके दोस्तों के चेहरों पर खुशी के फूल खिलाए हैं। हाँ, एक आदमी को कैसा होना चाहिए? हमारे नए एडमिन जैसा होना चाहिए। भाई, ये आदमी पैसों से नहीं अनुभवों से बात कर रहा है। आपको ढेर सारे लाइक सर। आप उन पैसे वाले बापों की बिगड़ी हुई औलादों से 1,00,000 गुना अच्छे हो। वैसे आप बता सकते हो कि आप काम क्या करते हो? जब एडमिन की तरफ से ये सब कमेंट आने लगे तो आकाश अपने आप ही शांत हो गया था और थोड़ी ही देर में उसने चैट रूम भी छोड़ दिया था। जैसे ही उसके गायब होने का नोटिफिकेशन चैट रूम में आया तो गर्वित समेत सारे लोग उसके ऊपर हंसने लगे। अंजलि, ये चैट रूम का एडमिन कौन है? तभी अंजलि के पीछे से एक आवाज आई। अगले ही पल एक लड़की अंजलि के बगल में आकर लेट गई और कैमरा की तरफ देखकर हाथ हिलाने लगी। वो लड़की बिना कुछ सोचे ही अंजलि के लाइव में घुस आई थी। हेलो गाइस, ये मेरी फ्रेंड और मेरी रूम पार्टनर डिम्पल है। मुझे तो लगता है कि ये मुझसे भी ज्यादा सुंदर है। अब आप सब मुझसे थोड़ा सा ध्यान हटाकर इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। वैसे मैंने इसके लाइव का लिंक कमेंट सेक्शन में डाल दिया है। अंजलि ने डिम्पल का इंटरेक्शन करवाते हुए कहा। डिम्पल भी अंजलि का लाइव देख रही थी। जब उसने देखा कि उसके कमेंट सेक्शन में 5 चांद पड़े हुए थे तो उसका दिमाग खराब हो गया। वो अपने मन में इन चारों के पैसे जोड़ रही थी और अचानक से उसके मुंह से निकला 50,000। उन चांदों को देखकर डिम्पल का भी मन कर रहा था कि वो उस अमीर आदमी से मिले और बात करे जिसने अंजलि को इतना बड़ा तोहफा दिया था। लेकिन उससे पहले वो इस आदमी के बारे में जान पाती थी, इसलिए उसने अंजलि के सामने देखा और पूछा, अंजलि, तुमने मेरे सवाल का जवाब अभी तक नहीं दिया है। मैं पूछ रही हूँ कि ये आदमी कौन है? न सिर्फ डिम्पल बल्कि सभी लोग ये बात जानने के लिए बेताब थे कि आखिर वो आदमी था कौन जिसने एक ही झटके में अंजलि के ऊपर 50,000 रुपए कुर्बान कर दिए थे। अंजलि ने डिम्पल की ओर देखा और कहा, मुझे भी नहीं पता कि ये कौन है। नाम तो मुझे भी नहीं मालूम है और देखने से भी ऐसा ही लग रहा है कि ये सर मेरे लाइव पर आज पहली बार आए हैं। सर, आप अभी भी हो या गए? अंजलि ने पूछा और इतने में उधर से लकी का हाँ का मैसेज कमेंट सेक्शन में आ गया। उसका कमेंट पढ़ते ही डिम्पल भी मारे खुशी के पागल हो गई थी। डिम्पल को भी नहीं पता था कि एडमिन कोई और नहीं बल्कि लकी है। डिम्पल ने फौरन ही एडमिन को इम्प्रेस करने के लिए कहा, सर, आप सच में बहुत ही कूल हो। मैं तो आपकी फैन हो गई हूँ। आपने मेरी दोस्त अंजलि को 5 चांद दे दिए। ये तो सच में बहुत कूल है। वैसे मैं आपको बताना चाह रही थी कि मैं भी अपना खुद का लाइव शुरू करने का सोच रही थी। तो क्या आप मेरे लिए भी लाइव से जुड़ेंगे? प्रॉमिस, मैं आपको अंजलि से भी अच्छा रिटर्न गिफ्ट दूंगी। डिम्पल चमकती हुई आंखों से कैमरा की ओर देखने लगी। इधर जब गर्वित ने देखा कि लकी भी उस लाइव से जुड़ा हुआ था और पलंग पर लेटकर अपने फोन को देख रहा था तो उसने लकी से कहा, ओए लकी, उसे देखना बंद कर यार। तू जानता है कि वो एक नंबर की लालची लड़की है। पैसे देखते ही उसकी जुबान लपलपाने लगती है। कितनी बेशरम है यार ये। लकी ने गर्वित की बात को सुनकर भी अनसुना कर दिया और वो फोन की स्क्रीन की ओर ही देखता रहा। डिम्पल! अंजलि गुस्से से डिम्पल की ओर देखने लगी। डिम्पल जबरदस्ती अंजलि का आइडिया चुराकर उसका काम खराब करना चाह रही थी। जैसे ही डिम्पल ने अंजलि को देखा तो उसने कहा, मुझे तो तुमने कभी नहीं बताया कि तुम अपना लाइव शुरू करने वाली हो। अगर तुमने शुरू कर भी दिया तो भी तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे इस चांद को मुझसे छीन लोगी? डिम्पल ने अंजलि की बात नहीं सुनी और कैमरे में देखते हुए बोली, सर, मैं भी अभी तक सिंगल हूँ और मुझे आज तक कोई आपके जैसा बंदा नहीं मिला। मिल भी कैसे सकता था? आप जैसे तो सिर्फ आप ही हो ना। अब अगर आपको भी कोई मेरी जैसी बंदी ना मिली हो तो हम लोग मिल सकते हैं, एक दूसरे को जान सकते हैं। सर, आपका तो पता नहीं, लेकिन मुझे तो आपसे मिलने की बहुत ही एक्साइटमेंट है। डिम्पल ने शर्म के मारे अपने गालों को लाल कर लिया। ये डिम्पल की कला थी, वो जब चाहे अपने चेहरे का रंग बदल सकती थी। जैसे उसने ये बात कही, नीचे किसी ने कमेंट किया, क्या कहा तुमने? तुम सिंगल हो? उसे पढ़ते ही डिम्पल एक बार के लिए बैक फुट पर आ गई थी।
लेकिन सिर्फ उस चांद वाले आदमी का अटेंशन लेने के लिए उसने अपने आप को कैमरे पर सिंगल बता दिया था। और अगर वो चांद वाला आदमी उसमें इंटरेस्ट दिखाता तो वो उसके लिए सच में सिंगल भी हो जाती। वो सिर्फ एक ही चीज देखती थी, पैसा। ये लड़की पैसों के अलावा और किसी की सगी हो ही नहीं सकती, प्रीतम ने कहा। लकी ने उसकी तरफ देखा मगर उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था। हाँ, मैं अभी तक तो सिंगल ही हूँ और आज तक मैंने किसी को अपना बॉयफ्रेंड बनाया भी नहीं है। अरे दीदी क्या बात कर दी। एक लड़के ने नीचे लिखा और चौंकने वाले इमोजी चिपका दिए। अंजलि के चेहरे के भाव भी उस इमोजी जैसे ही हो गए थे और उसने डिम्पल की ओर देखते हुए पूछा, कैसी बात कर रही हो डिम्पल? सबके सामने लाइव आकर झूठ? पूरी क्लास जानती है कि अभी अभी तुम्हारा लकी के साथ ब्रेकअप हुआ है और पूरी क्लास ये भी जानती है कि तुम आजकल राहुल के साथ घूमती हो। अरे तुम भी कुछ भी बोल देती हो अंजलि। मैं और राहुल तो बस अच्छे दोस्त हैं और इसके अलावा और कुछ नहीं है। हम सिर्फ साथ में हैंग आउट करते हैं। और जहाँ तक बात रही लकी की, तो वो तो बेचारा इतना गरीब है। मैं तो सिर्फ उसकी पढ़ाई में हेल्प करती थी। कभी उसे कोई टॉपिक समझा देती तो कभी उसे नोट्स दिलवा देती। हाँ, जब उसे भूख लगती तो हम लोग साथ में गोलगप्पे खाने चले जाते थे। वो पैसे देने के लिए खूब इंसिस्ट करता था लेकिन मैं उसे पैसे देने नहीं देती थी। वो मेरे छोटे भाई जैसा था। अब तुम लोग सोच रहे हो मेरे और उसके बीच में कुछ चल रहा था, तो ये सब बकवास है। वैसे सर, अगर आप मेरे बारे में और भी कुछ जानना चाहते हो तो मुझे। इससे पहले कि डिम्पल आगे कुछ कह पाती, उसने देखा कि एडमिन उर्फ लकी चैट रूम छोड़कर चला गया था। उसे जाते हुए देखते ही डिम्पल और अंजलि का मुंह उतर गया था। इधर लकी ने अपना फोन बंद कर दिया और आंखें बंद करके लेट गया। लकी के दिमाग में अभी डिम्पल की कई बातें गूंज रही थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जब डिम्पल ये सब चीजें कह रही थी तो उसकी आंखों में जरा भी दर्द नजर नहीं आ रहा था। वो ये सब ऐसे कह गई थी जैसे उसके और लकी के बीच जो कुछ भी था वो सिर्फ लकी का एक सपना था और डिम्पल का उससे कोई लेना देना ही नहीं था। अब ऐसे में अगर डिम्पल को पता चलता कि लकी कौन था और फिर वो उन शब्दों के बारे में सोचती जो सुबह पूरी क्लास के सामने उसने लकी को सुनाए थे, तो उसकी शक्ल कैसी हो जाती। लकी एक बार तो डिम्पल का ऐसा चेहरा देखना चाहता था। ये सब सोचते हुए लकी को कब नींद लग गई उसे पता ही नहीं चला। अगले दिन क्लास के बाद अमित भागा भागा लकी की क्लास में घुसा और लकी से बोला, लकी, कोयल के साथ एक गड़बड़ हो गई। अच्छा, अब क्या हुआ उसके साथ? अबे, तेरा डिपार्टमेंट रोशनी की प्रॉब्लम्स झेलने का है, कोयल की नहीं। इस बात पर गर्वित और लकी भी मुस्कुरा दिए। अबे प्रीतम, तू 2 मिनट चुप रहे। लकी भाई, कोयल कल रात को बाइक से गिर गई। हाँ, तो इसमें कौन सी नई बात है? बात तो तब होती जब कोयल जी बाइक पर बैठकर कार में से गिर जाती। प्रीतम ने फिर से कोयल का मजाक उड़ाते हुए कहा। अमित ने उसे घूर कर देखा लेकिन इस बात पर तो उसे भी हंसी आ गई थी। लेकिन वो गिरी कैसे? अरे यार, कल रात को बहुत तेज बारिश हो रही थी। अब वो और प्रशांत जोश जोश में बाइक पर दिल्ली नापने निकल लिए और बस थोड़ी ही देर में उनकी बाइक कहीं पर फिसली और मैडम गिर गई। अच्छा, फिर उसे बचाने कौन आया? चेतन मित्तल। प्रीतम ने फिर से उसके मजे लेते हुए कहा। अमित ने प्रीतम के बाल पकड़े और जोर से खींच दिए। प्रीतम चिल्लाने लगा और उसकी आवाज से बाकी की क्लास में भी हल्ला होने लगा। इसलिए अमित ने उसके बाल छोड़े और लकी की ओर देखते हुए बोला, मैं भी मैदान के आउटर एरिया में प्रैक्टिस कर रहा था तो रोशनी का फोन आया। उसने बताया कि प्रशांत कल रात को कोयल को अपने साथ बाइक पर ले गया था और दोनों गिर पड़े। फिर कोयल को अस्पताल लेकर गए। रोशनी और बाकी लोग तो सुबह जल्दी ही उससे मिलने के लिए अस्पताल में चले गए थे और उसने कहा कि हमें भी उससे मिलने के लिए आना चाहिए। अमित ने एक ही सांस में अपनी बात खत्म करते हुए कहा। प्रीतम और गर्वित एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। कल कोयल ने लकी के साथ जिस तरह का व्यवहार किया था और जिस तरह से प्रशांत के सामने बन रही थी, उसके बाद उन दोनों ने कसम खा ली थी कि वो अब कोयल की कभी शक्ल नहीं देखेंगे। लेकिन इससे पहले कि वो अमित को ना कर पाते, अमित अपनी जगह से खड़ा हुआ और उन दोनों के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, चलो हम लोग उसकी खबर करके आते हैं। भाई, आखिर उसने हमें कल ट्रीट दी थी यार। भले ही उसकी जुबान कैसी भी हो लेकिन उसका मन अच्छा है। अच्छा चलो भाई, अब नमक खाया है तो फर्ज भी अदा करना ही पड़ेगा। प्रीतम ने कहा और अपनी बेंच पर से उठ गया। गर्वित भी उसके पीछे पीछे खड़ा हो गया। तीनों बाहर निकलने को ही थे कि अमित ने लकी को देखा। वो अभी भी वहीं बैठा कुछ सोच रहा था। क्या हुआ लकी भाई, तू नहीं आ रहा? नहीं, तुम लोग जाओ, मैं नहीं आऊंगा। अगर मैं आया
तो उसकी तबीयत मेरी शक्ल देखकर और भी खराब हो जाएगी। लकी अपने ना जाने के पीछे का असली कारण उन तीनों को नहीं बताना चाहता था। अमित भी उसकी बात समझ गया था, इसलिए उसने उससे दोबारा नहीं पूछा और प्रीतम और गर्वित को अपने साथ लेकर निकल गया। इधर जैसे ही वो लोग कॉलेज से बाहर निकले, उसके थोड़ी ही देर बाद लकी ने भी अपने लिए एक टैक्सी बुलवाई और सीधा होटल गोल्डन मेंशन के लिए निकल गया। होटल गोल्डन मेंशन दिल्ली के सबसे बड़े होटल्स में से एक था। होटल गोल्डन मेंशन के अंदर जाते ही लकी ने देखा कि वहाँ एक बड़ा सा झूमर लटका हुआ था और फर्श पर महंगा मार्बल लगा हुआ था। आसपास चारों ओर खुशबूदार माहौल था। सब लोगों ने वहाँ सूट बूट पहने हुए थे और लकी अपने चप्पलों में ही उठकर चला गया था। वो बिना इधर उधर की चकाचौंध पर ध्यान दिए सीधा लिफ्ट की ओर चला गया था। उसने अपना फोन निकाला और देखा, उसमें लिखा था कि उसे कमरा नंबर 888 में जाना था। लकी ने फिर से अपना फोन जेब में रखा और जैसे ही वो लिफ्ट का दरवाजा बंद करने के लिए बटन दबाने ही वाला था कि उसने देखा कि एक सुंदर सी लड़की उसकी दिशा में बढ़ी चली आ रही थी। वो उसे हाथ से लिफ्ट को रोकने का इशारा भी कर रही थी। लकी ने बटन पे से तो अपना हाथ हटा लिया था, लेकिन वो उस लड़की पर से अपनी नजर नहीं हटा पा रहा था। वो वाकई बला की खूबसूरत थी। जैसे जैसे वो पास आई, लकी ने देखा कि उसका चेहरा गोल और पलकें बड़ी बड़ी थी। उसकी शक्ल से ही वो काफी उत्साह में नजर आ रही थी। उसने नीले रंग का ब्लेजर पहना हुआ था और नीले रंग की ट्राउजर। उसके गले में एक छोटा सा डायमंड का नेकलेस भी था। वो लड़की लिफ्ट में घुसी और लकी से थोड़ी सी दूरी पर खड़ी हो गई। लकी की तो नजर उस पर से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक्सक्यूज मी, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? घूर क्यों रहे हो? नहीं, कुछ नहीं, सॉरी। लकी ने अपनी नजर नीचे करते हुए कहा, लेकिन उसकी नजर बाज आने का नाम ही नहीं ले रही थी और वो वापस उसकी गर्दन पर जा टिकी थी। लकी उसके कमर तक आते बालों को देख रहा था। तभी अचानक ही लकी को एहसास हुआ कि उसकी नाक में से खून बहना शुरू हो गया था। लकी ने जोर से सांस खींची और अपना सर ऊपर की ओर उठा लिया। लड़की ने उसे इस तरह देखा और बोली, ओह शिट, तुम्हारे होठों पर खून लगा हुआ है। रुमाल नहीं है क्या? साफ करो इसे। उस लड़की ने नाक बोहे सिकोड़ते हुए कहा। इससे पहले कि लकी अपनी जेब से रुमाल निकालता, उसे अपनी नाक में खुजली सी महसूस हुई और अगले ही पल छींक आ गई। इससे पहले कि वो अपने हाथ से अपने नाक को ढक पाता, सामने खड़ी लड़की की सफेद शर्ट पर उसके थूक के कुछ छींटे लग चुके थे। ओह माय गॉड, तुम? लड़की ने अपनी शर्ट पर लगे धब्बों को देखा तो उसका दिमाग खराब हो गया। आई एम सो सॉरी। जल्दी जल्दी में लकी ने अपनी जेब से रुमाल निकाला और उस लड़की के शर्ट पर लगे खून को पोंछने लगा। लेकिन इस बीच लकी का हाथ गलती से लड़की के सीने पर चला गया था। लकी को भी इस बात का एहसास हो गया था कि जल्दबाजी में उससे गलती हो गई थी और वो लड़की भी उसे घूर कर देखने लगी थी। तुमने मेरी तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई, साले ठरकी कहीं के? लड़की ने गुस्से से कहा और लकी को पीछे की ओर धक्का दे दिया। लकी की पीठ पर चोट लगी और इतने में लिफ्ट भी रुक गई थी। वो लड़की उसे गुस्से से देखे जा रही थी। नहीं, मुझसे गलती, मैं तो बस खून। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी! ये सुनते ही लकी के कान खड़े हो गए थे। उसने देखा कि दो गार्ड भागे भागे उस ओर आ रहे थे। उन दोनों गार्ड्स को आते देख वो घबरा गया था। क्या हुआ मैडम, क्या बात है? इस आदमी ने मेरे साथ बदतमीजी की है। पहले तो इसने जानबूझकर मेरी शर्ट पर छींका, जिसकी वजह से मेरी शर्ट खराब हो गई, और फिर इसने अपने रुमाल से मेरे शर्ट को साफ करने के बहाने मेरे साथ छेड़खानी करने की कोशिश की। जैसी लड़की ने अपनी बात खत्म की, उन दोनों गार्ड ने लकी को ऊपर से नीचे तक घूर कर देखा। क्यों रे, बहुत लड़कियां छेड़ रहा है? कपड़े और चप्पल से तो कोई सड़क छाप लग रहा है। बोल, कहाँ से आया है तू और घुसते किसने दिया तेरे को अंदर? सुनिए, आप गलत समझ रहे हैं। मैं कोई बदमाश नहीं हूँ और ना ही मैं आपसे बदतमीजी कर रहा था। वो तो अचानक पता नहीं कैसे मेरी नाक से खून आने लगा और फिर उसमें इचिंग हुई और मुझे छींक आ गई। आप जैसा समझ रही हैं, मैं वैसा आदमी नहीं हूँ। अगर फिर भी आपको कोई शिकायत है तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी मैम। अच्छा, ऐसा सोच भी मत लेना कि तुम इंग्लिश बोलकर बच जाओगे। मैं अभी पुलिस को कॉल करती हूँ। जैसे उस लड़की ने पुलिस का नाम लिया, लकी के साथ साथ दोनों गार्ड के भी कान खड़े हो गए थे। उन्हें डर इस बात का लग रहा था कि अगर वो लड़की पुलिस को बुलाती तो उनके होटल की बहुत बदनामी हो सकती थी। इसलिए एक गार्ड ने तुरंत मोर्चा संभाला और लकी को उसके सामने जोर से हिलाते हुए बोला, अरे मैडम, ऐसे सड़क छाप पॉकेट मार आदमी के लिए पुलिस को क्यों बुलाना? हम है ना, हम भी उतना ही अच्छा धोते हैं जितना की पुलिस धोती है। पहले गार्ड ने अपने साथ वाले गार्ड को इशारा किया और उसने लकी की ओर अपना डंडा ताना ही था कि इतने में लकी चिल्लाया और बोला, नहीं, अब मैडम नहीं, मैं पुलिस को बुलाऊंगा और मामला सिर्फ पुलिस तक नहीं, कोर्ट तक जाएगा।
मैं इनके ऊपर डिफेमेशन का केस लगाऊंगा, मैं इनके ऊपर हरासमेंट का केस करूंगा, और अगर तुम दोनों में से किसी ने मुझे हाथ लगाया तो तुम दोनों भी अंदर जाओगे, इसलिए छोड़ो मुझे राइट नाउ। लकी जैसे आदमी से इतनी बड़ी धमकी सुन लेने के बाद तो उन गार्ड्स के होश ही उड़ गए थे। वो दोनों घबराए हुए से एक दूसरे को देख रहे थे। उसी समय उस लड़की और लकी दोनों का फोन एक साथ बज उठा। लड़की ने लकी को घूर कर देखा और कहा, हेलो जी सर, हाँ मैं होटल में आ गई हूँ सर, लेकिन एक बदतमीज आदमी की वजह से मेरे कपड़े खराब हो गए हैं। हाँ हाँ मैं भी आ गया हूँ, बस एक मैडम है, उन्हें थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, वो सॉर्ट आउट करके आ ही रहा हूँ। लकी ने कहा और दोनों ने एक ही वक्त में फोन रखा। लड़की के लिए अब वहाँ रुकना और इस बहस में पड़ना बहुत भारी हो गया था। उसकी एक बहुत जरूरी मीटिंग थी और उसके लिए वो लेट हो रही थी, इसलिए लड़की ने लकी को देखा और बोली, आज तुम्हें मेरी मीटिंग ने बचा लिया, लेकिन तुम चिंता मत करो, मीटिंग हो जाने के बाद मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैं कौन हूँ। उस लड़की ने सिर्फ इतना कहा और लकी का एक फोटो खींच लिया। इससे पहले कि वो अपना चेहरा ढक पाता, उसकी आंखों के सामने फ्लैश चमक चुका था। लड़की ने फोन अपने पर्स में डाला और वहाँ से निकल गई। लकी ने उसे देखा और फिर अपनी शर्ट ठीक की। दोनों गार्ड अभी भी वहीं खड़े थे। लकी ने एक से पूछा, ये रूम नंबर 888 किस तरफ है? उसका सवाल सुनते ही उस गार्ड का मुंह खुला का खुला रह गया था। उसने बड़ी बड़ी आंखों से लकी को देखा और पूछा, आपको 888 पे जाना है? लकी ने हाँ में गर्दन हिला दी। सर 888 उस तरफ है। उस गार्ड ने इशारे से बताया और लकी अपनी दाई ओर मुड़कर आगे बढ़ने लगा। जैसे ही वो जाने को हुआ, वो गार्ड पीछे से बोला, सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई। कोई बात नहीं दोस्त, मैं समझता हूँ, तुम अपना काम ही कर रहे थे। लकी ने उस गार्ड को देखा और फिर आगे बढ़ गया, पर लकी को समझ में नहीं आ रहा था कि जो आदमी अभी उसके ऊपर डंडा चलाने वाला था, अचानक वो उससे माफी क्यों मांग रहा था। इधर रूम नंबर 888 में लकी के आने की तैयारियों ने जोर पकड़ रखा था। ढेर सारे लोग पहले से उसके इंतजार में वहाँ आकर खड़े हो गए थे। एक 50 साल का आदमी भी दरवाजे पर खड़ा था। उसने बढ़िया सा सूट पहना हुआ था और वो होटल गोल्डन मेंशन के मैनेजर से बात कर रहा था। सब तैयार है ना? जी सर, आप चिंता ना करें, जैसा आपने बोला था वैसे का वैसा हमने सारा अरेंजमेंट करके दे दिया है। रुस्तम सर ने जो भी लिखवाया था वो सभी लंच के लिए बनवाया गया है। रुस्तम सर तो वैसे भी हमारे लिए बहुत खास है, उनके आने भर से ही हमें बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, हमारे गेस्ट आने ही वाले हैं, तो आप जरा। उस आदमी ने कहा और जनरल मैनेजर उसका इशारा समझ गया और वहाँ से निकल गया। जैसे ही मैनेजर वहाँ से निकला, वो लड़की वहाँ आकर खड़ी हो गई थी। ये वही लड़की थी जिसकी थोड़ी देर पहले लिफ्ट में लकी से लड़ाई हुई थी। उसने जब रुस्तम डांगी को देखा तो वो सीधा भागकर उसके पास गई और बोली, सॉरी सर, एक्चुअली मैं थोड़ा सा लेट हो गई, वो क्या है ना। इससे पहले कि वो लड़की आगे कुछ बोल पाती, डांगी ने अपने गुस्से पर काबू रखते हुए कहा, उधर बैठ जाओ, तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि लक्ष्मण सर अभी तक आए नहीं है। अगर वो पहले पहुंच गए होते तो आज तुम्हारी वजह से मेरा सारा इंप्रेशन खराब हो जाता। वो लड़की डांगी की ओर देखकर मुस्कुराई और शर्मिंदा सा महसूस करके एक कोने में जाकर बैठ गई। इधर रुस्तम डांगी खुद दरवाजे के बाहर खड़ा होकर लकी के आने का इंतजार कर रहा था। उसे बहुत बेचैनी हो रही थी। जैसे उसने घूमकर अपनी दाईं ओर देखा तो उसने पाया कि एक लड़का ऐसे ही साधारण से कपड़ों और चप्पलों में उसकी ओर चला आ रहा था। रुस्तम उसे देखते ही समझ गया था कि ये कोई और नहीं बल्कि लकी ही था। वो तुरंत उसकी दिशा में आगे बढ़ा और उसके सामने झुकते हुए उसका अभिवादन करते हुए बोला, आइए लक्ष्मण सर, आइए, मैं रुस्तम डांगी। आज आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। बताइए, 8 सालों तक आप इस शहर में रहे और मैं इस बात से अनजान रहा। कोई बात नहीं रुस्तम जी, हम आज तो मिल रहे हैं ना। लकी ने मुस्कुराकर रुस्तम डांगी से हाथ मिलाया और उसके बाद रुस्तम के पीछे पीछे वो कमरा नंबर 888 में दाखिल हो गया। लकी ने देखा कि वहाँ पर जो लोग बैठे थे वो दिल्ली के सबसे बड़े लोगों में से कुछ थे। उनकी शक्लें और उनके कपड़े ही उनकी सारी कहानी बयान कर रहे थे। ये सब लोग वो है सर जो हमारी कंपनी अग्रवाल एंड अग्रवाल के लिए काम करते हैं। सारे टॉप ऑफिशियल्स हैं। रुस्तम ने लकी से कहा और फिर लकी को सबसे मिलवाते हुए बोला, ये हमारे अग्रवाल परिवार के सबसे बड़े बेटे लक्ष्मण लाल अग्रवाल है। अभी कुछ ही दिन पहले इन्होंने गरीबी अभ्यास परीक्षा पास किया है। अब से सारा बिजनेस यही संभालेंगे।
आपका स्वागत है सर। सभी लोगों ने एक साथ एक ही सुर में कहा। दूसरी तरफ उस लड़की ने जैसे ही लकी को वहाँ खड़ा देखा और उसका परिचय सुना तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। उसने अपने बुरे से बुरे सपने में भी ये नहीं सोचा था कि उसके ऊपर खून छींकने वाला और कोई नहीं बल्कि उसके बॉस का भी बॉस होगा। उस लड़की को ऐसा लग रहा था कि उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया था और उसका दिल कभी भी धड़कना बंद कर सकता था। इधर लकी ने भी इतनी बड़ी भीड़ में उस लड़की को दूर से ही देख लिया था। उसे भी इस बात की उम्मीद नहीं थी कि उन दोनों की मुलाकात इतनी जल्दी और इस कमरे में होने वाली थी। लकी को अपने जहन में सिर्फ एक ही बात याद आ रही थी कि वक्त बदलते देर नहीं लगती। फिर लकी ने अपनी नजर उस लड़की पर से हटाकर बाकी के लोगों पर टिका दी थी। प्लीज आप सब लोग बैठ जाइए। लकी सर आप भी प्लीज बैठिए। रुस्तम ने लकी को उस लड़की के पास ही लगी सीट पर बैठने के लिए ऑफर किया। उसके हाथ का इशारा देखते ही लकी के मन में ढेर सारे सवाल उभरने लगे थे। जब रुस्तम ने देखा कि वो लड़की की ओर सवालिया निगाहों से देख रहा था तो वो बीच में आया और बोला, सर ये हमारी कंपनी के इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर है रागिनी दत्ता। जैसे ही उसका नाम लिया गया रागिनी लकी को देखकर मुस्कुराने लगी। हालांकि उसकी मुस्कान देखकर ही लकी समझ गया था कि वो काफी फीकी थी। उसमें लकी के लिए काफी कड़वाहट थी, लेकिन अब ऐसी कड़वाहट देखने की लकी को आदत हो चुकी थी, इसलिए उसे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सर आप जरा सबसे पहले इसे चखिए, ये मैंने खुद अपने हाथों से आपके लिए बनाया है। रुस्तम ने लकी के सामने एक प्लेट पर कश्मीरी पुलाव परोसते हुए कहा। लकी ने कहा और एक चम्मच से उस प्लेट में रखी डिशेस का थोड़ा सा हिस्सा लेकर अपने मुंह में डाल लिया। जैसे उसका जायका उसके मुंह में घुला, लकी का दिल कुतुब मीनार पर चढ़ गया था। उसने बहुत सालों के बाद इतना अच्छा कुछ खाया था। खाना पेट के अंदर चला गया था, लेकिन उसका जायका उसके मुंह में ही रह गया था। लकी के चखने के बाद जब बाकी लोगों ने भी उसे चखा तो उनके मुंह में रुस्तम की करछी की छाप उभर आई थी। जायका ऐसा घुला कि सबके मुंह से वाह निकल गया। उसके बाद तो जो जमकर लोगों ने खाना खाया कि पूछो मत। ऐसा लग रहा था कि सब लोग पिछले जन्म से ही भूखे चले आ रहे थे। खाने के आगे सब लोग अपने ओहदे, अपने पते, अपनी जात और अपना नाम तक भूल गए थे। इतना जमकर खाना खाया गया कि किसी भी बर्तन के अंदर कुछ भी बाकी नहीं रह गया था। लकी ने भी आज न जाने कितने दिनों के बाद जमकर खाना खाया था। सालों के बाद आज उसका पेट फूल गया था। सर आपका हो गया और कुछ मंगवाऊं? नहीं मेरा तो पेट भर गया है। ठीक है सर आइए, तो मैं आपको आराम करवाने के लिए थोड़ी देर रेस्ट हाउस में ले जाता हूँ। नहीं नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है। लकी के मना करने के बाद सब लोग वहीं बैठ गए थे और लकी की ओर देख रहे थे। लकी को दोपहर में सोने की आदत नहीं थी। उधर रागिनी ने जब लकी को ऐसे शर्माते हुए देखा तो उसे हंसी आ गई। उसे लग रहा था कि इतना बड़ा आदमी होने के बाद भी लकी काफी क्यूट था। रुस्तम भी लकी के इस जमीन से जुड़े एटीट्यूड से काफी इम्प्रेस हो गया था। उसे लग रहा था कि रातों रात ढेर सारी दौलत मिल जाने के बाद लकी के पैर जमीन पर टिकने नहीं वाले थे। लेकिन जब उसने लकी को देखा और इतनी देर में जितनी भी बार उसने उससे बात की तो उन्होंने यही पाया कि लकी जड़ों से जुड़ा हुआ नौजवान था। वो कोई हवा में उड़ने वाले लड़कों में से नहीं था जो अपने साथ अपना सब कुछ उड़ा देते थे। लकी जड़ों का आदमी था, इसलिए सब कुछ जोड़े रखता था। लकी ने टेबल पर रखी प्लेटों को देखा और कुछ सोचने लगा। इसके बाद उसने अपना फोन निकाला और देखा तो 1:30 बज गए थे। जैसे ही लकी ने घड़ी में टाइम देखा सब लोग चौंक गए। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनसे कोई गलती हो गई थी। तभी लकी बेचैन हो रहा था। रुस्तम को भी ऐसा ही लगा और उसने तुरंत लकी से पूछा, क्या हुआ सर, कुछ दिक्कत है क्या? आपको खाना अच्छा नहीं लगा? नहीं ऐसी बात नहीं है, खाना तो बहुत अच्छा है, मैंने पेट भरकर खाया। लेकिन मैं बस आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा था कि अगर आपके पास ये खाना और थोड़ा बचा हो तो पैक कर दीजिए, मैं इसे अपने दोस्तों को भी खिलाना चाहता हूँ। लकी ने रुस्तम की ओर देखते हुए कहा। रुस्तम को और बाकी लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि वो लकी की इस बात का क्या जवाब दे। वो सब एक ही पल में उसकी सादगी पर फिदा हो गए थे। रागिनी की भी सारी नाराजगी एक ही झटके में खत्म हो गई थी। लकी यहाँ बैठकर भी अपने दोस्तों के ही बारे में सोच रहा था। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती थी। लेकिन रुस्तम के लिए एक दिक्कत हो गई थी। खाना खत्म हो चुका था और खाना जिन खास मसालों से बना था वो भी उतने ही थे। लकी ने वाकई बहुत सालों के बाद ऐसा खाना खाया था। खाना खाकर लग तो बहुत अच्छा रहा था, लेकिन मन ही मन उसे ये बात खटक रही थी कि उसने ये खाना अकेले ही खा लिया था। वो चाहता था कि इस लजीज खाने का जायका उसके दोस्तों की जुबान पर भी घुलना चाहिए, इसलिए उसने रुस्तम से खाना बंधवाने की बात कही थी। लेकिन रुस्तम इस दुविधा में पड़ गया था कि उसके मालिक की डिमांड को कैसे पूरा करे।
फिर भी रुस्तम ने लकी से कहा। हाँ हाँ सर, आप चिंता मत कीजिए, हम अभी पैक करवा देते हैं। रुस्तम तुरंत होटल के जनरल मैनेजर को बुलाने के लिए कमरे से बाहर चला गया। उसने मैनेजर को फोन मिलाया और उससे जल्दी से जल्दी सारा सामान इकट्ठा करने के लिए कहा गया। मैनेजर ने तुरंत सामान मंगवाया और रसोई में अपने खान सामों से बाकी का काम छुड़वाकर उन्हें इस काम में लगा दिया। लगभग आधे घंटे के अंदर ही सारा खाना बनकर तैयार हो गया था और मैनेजर वो सारा खाना लेकर रूम नंबर 888 में आ गया था। वहाँ के हर अटेंडेंट के हाथ में एक नीले और सफेद रंग का डिब्बा था। मैनेजर ने कमरे के अंदर आते ही कहा, रुस्तम सर, खाना तैयार है। रुस्तम ने उसे इशारा किया और अटेंडेंट ने सारा खाना मेज पर लगा दिया। रुस्तम ने एक एक डब्बे का ढक्कन खुलवाया और उसे देखा और उसकी खुशबू भी ली। फिर उसने खाना लकी को दिखाया और बोला, सर आप देख लीजिए, सब कुछ ठीक है ना? अगर आपको और किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताइए, हम अभी रेडी करवा देते हैं। लकी ने अपनी आंखों से उन डब्बों को देखा। उसमें ढेर सारा खाना था। उसके तो सिर्फ 3 ही दोस्त थे, लेकिन खाने को देखकर ऐसा लग रहा था कि इसमें आराम से 15 लोग निपट सकते थे। ये बहुत सारा है रुस्तम जी, मेरे तो सिर्फ 3 ही दोस्त हैं। मुझे सिर्फ एक ही बॉक्स दे दीजिए। अगर मैं इतना सब अपने साथ ले जाऊंगा तो वेस्ट हो जाएगा। अगर आप चाहें और ये रिटर्न हो सके तो रिटर्न कर दीजिए, और अगर रिटर्न ना हो तो इसे बाकी लोगों में ही बंटवा दीजिए। लकी ने मुस्कुराते हुए अपने लिए एक डिब्बे का ढक्कन लगा लिया। मैनेजर ने डिब्बे के साथ में एक बोतल वाइन की भी रखवा दी थी। जैसे ही लकी उस डब्बे को उठाकर निकलने लगा तो रुस्तम उसके हाथ से डब्बे लेने के लिए आगे आया और बोला, अरे सर, आप इसे क्यों उठा रहे हैं? लाइए, मैं इसे उठाकर रखवा देता हूँ। रुस्तम दागी ने लकी के हाथ से वो डब्बा ले लिया और उसके पीछे पीछे चलने लगा। उसके समूह के बाकी लोग भी लकी के साथ उसके पीछे ही चलने लगे। ठीक है रुस्तम जी, लंच के लिए थैंक यू। आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा। आप प्लीज तकलीफ मत कीजिए, मैं यहाँ से अपने लिए टैक्सी ले लूंगा। लकी ने सभी लोगों को देखा और रुस्तम से कहा। जैसे ही लकी का ये कहना हुआ था कि इतने में रागिनी भीड़ से निकलकर बाहर आई और उसने लकी से कहा, सर आप टैक्सी मत लीजिए, मेरी कार यहीं खड़ी है, मैं आपको छोड़ दूंगी। रागिनी की आंखों में चमक थी। वो लकी के ऊपर से नजर ही नहीं हटा पा रही थी। अब जैसे ही रागिनी ने लकी को अपने साथ चलने का ऑफर दिया तो वो सोच में पड़ गया। उसका मन तो कर रहा था कि वो हाँ कर दे और ये भी मन कर रहा था कि वो ना कर दे। ना वो इसलिए करना चाह रहा था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कॉलेज के लोग उसे घूर कर देखें। लकी के कॉलेज में किसी की कार से आने की और वो भी किसी लड़की के साथ, इस चीज की कल्पना कोई भी नहीं कर सकता था। लेकिन वो रागिनी की धूप में मिचमिचाती हुई आंखों को चाहकर भी मना नहीं कर सकता था और इसलिए उसने कहा, हाँ ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं। जैसे ही लकी ने रागिनी के साथ जाने के लिए हाँ की, रुस्तम और बाकी लोगों की जान में जान आ गई। रागिनी का ऑफर एक्सेप्ट करते ही वो लोग समझ गए थे कि लकी उनकी मेहमान नवाजी से खुश था। रागिनी उसे अपने साथ अपनी कार की ओर लेकर गई और बाकी लोगों ने भी उसे विदा कर दिया। जैसे ही रागिनी ने देखा कि बाकी के लोग निकल गए हैं, वो लकी की ओर घूमी और बोली, सर आपने मेरे साथ आने के लिए हाँ कर दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। लकी ने उसकी ओर देखा और मुस्कुरा दिया। सर आपको मालूम है ना कि लिफ्ट में जिस लड़की के साथ आपकी लड़ाई हुई थी वो लड़की मैं ही थी। आई एम रियली सॉरी सर, मुझे मालूम नहीं था कि मैंने आपके ऊपर डाउट किया, आपको इतना कुछ कह दिया, इसके लिए आप मुझे माफ कर दीजिए सर प्लीज। रागिनी ने कहा और लकी का हाथ पकड़ लिया। जैसे ही रागिनी ने लकी के हाथ को अपने हाथ में थामा, उसके तन बदन में मानो आग सी लग गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि रागिनी इतना जल्दी उससे इस बारे में बात करना शुरू कर देगी। लकी सकपकाया और उसने कहा, अरे ये तुम क्या कर रही हो रागिनी? इसकी कोई जरूरत नहीं है, गलती मेरी भी तो थी, मैंने तुम्हारी शर्ट खराब कर दी, इसलिए माफी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए। रागिनी ने भी नहीं सोचा था कि इतना बड़ा आदमी आगे से चलकर उससे माफी मांगेगा। वो उसकी सादगी की दीवानी हो गई थी। लिफ्ट में उसने लकी के प्रति अपने दिमाग में जो छवि बना ली थी, लकी उससे बिल्कुल अलग निकला था। रागिनी फिर से लकी का हाथ पकड़ते हुए बोली, अरे नहीं सर, आप माफी क्यों मांग रहे हैं? मुझे तो इस बात की बहुत खुशी हो रही है कि इतने बड़े आदमी ने मुझे देखा। अगर मैंने अपने मुंह से कुछ भी उल्टा सीधा कह दिया हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा सर, प्लीज सर प्लीज। रागिनी ने कहा और उसके आगे हाथ जोड़ने लगी। अच्छा चलो ठीक है, जो हुआ उसे भूल जाओ और गाड़ी स्टार्ट करो। लकी ने बात को वहीं खत्म करते हुए कहा। रागिनी ने देखा कि लकी के चेहरे पर वही सादगी भरी मुस्कान थी, जिसे देखने के लिए वो बार बार लकी की ओर देख रही थी। ठीक है सर, रागिनी ने शर्माते हुए कहा और कार अनलॉक कर दी। लकी और रागिनी गाड़ी में बैठे और देखते ही देखते उनकी गाड़ी ने लकी की कॉलेज जाने वाली सड़क को पकड़ लिया था।
लकी ने अपनी जेब से फोन निकाला और अमित को फोन करके पूछा। कहाँ हो तुम लोग? हम लोग अभी यही हॉस्पिटल में ही हैं, कोयल के साथ में। लकी ने जैसे ही सुना कि उसके दोस्त अभी भी हॉस्पिटल में ही थे तो वो दुविधा में पड़ गया था। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो खाना लेकर हॉस्पिटल जाए या फिर हॉस्टल आकर उनके आने का इंतजार करे। उसने देखा कि खाना अभी गर्म था और अगर वो हॉस्टल जाता और उनका इंतजार करता तो खाना ठंडा हो जाता और उसका स्वाद भी खराब हो जाता। लेकिन अगर वो गर्मा गर्म खाना लेकर हॉस्पिटल चला जाता तो उधर कोयल गर्म हो जाती। इसी उलझन में लकी सड़क को देखे जा रहा था कि तभी रागिनी ने उसे देखा और पूछा, सर आपके कॉलेज ही चलना है ना? नहीं, हम लोग हॉस्पिटल चलते हैं, वहाँ पर मेरी एक फ्रेंड एडमिट है। ठीक है सर। रागिनी ने गाड़ी को सिटी हॉस्पिटल की तरफ मोड़ लिया। लकी को थोड़ी देर के बाद ये महसूस हुआ कि रागिनी की पूरी गाड़ी में उसके परफ्यूम की महक घुल गई थी। इतनी मोहक खुशबू थी कि वो लकी उसे जितना समेटता जा रहा था वो उतनी ही कम बढ़ती जा रही थी। जब लकी का दिल सिर्फ खुशबू से नहीं भरा तो उसने रागिनी को देखने के लिए अपना चेहरा हल्का सा उसकी दिशा में घुमा दिया। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि रागिनी उसे ही देख रही थी तो उसने तुरंत अपनी नजर नीचे कर ली। उसे अपने आप पर ही शर्म आ गई। वैसे सर आप चाहे तो फिर से अपनी नजर उठा सकते हैं, मैं इस बार आपको। जैसे ही लकी ने रागिनी के मुंह से ये सुना उसकी शर्म और बढ़ गई। उसने बिना रागिनी की ओर देखे ही कहा, हाँ, क्या कहा तुमने? मैंने पहले भी यही कहा था कि अगर सर की नजर मेरे ऊपर पड़ती है तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, इसलिए आप चाहे तो। रागिनी ने कहा और मुस्कुराते हुए सड़क की ओर देखने लगी। लकी भी मुस्कुराने लगा। उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। उसके दिल की धड़कन उसकी जुबान से ज्यादा बोल रही थी। लकी ने फिर से रागिनी को झलक भर ही देखा और उसका मन किया कि वो अपनी आंखों को हमेशा हमेशा के लिए रागिनी के ही नाम कर दे। उसके गाल, उसके कान और उसकी उंगलियां, उन सब में कोई जादू सा था। लकी ने अपनी जिंदगी में इतनी खूबसूरत लड़की को इतने पास से कभी नहीं देखा था। देखते ही देखते कब सिटी हॉस्पिटल आ गया लकी को पता ही नहीं चला। रागिनी ने देखा कि लकी उसे अभी भी देख रहा था तो उसने गाड़ी का हॉर्न बजा दिया। जैसे ही लकी का ध्यान टूटा रागिनी ने सामने की ओर इशारा किया। हम तो पहुंच भी गए, थैंक यू। लकी ने देखा उनकी गाड़ी हॉस्पिटल के सामने आकर खड़ी हो गई थी। लकी गाड़ी से नीचे उतरा और उसके पीछे पीछे रागिनी भी नीचे उतर गई। इससे पहले कि लकी अपना हाथ खाने का डिब्बा लेने के लिए आगे बढ़ाता, रागिनी ने अपने हाथ से वो डिब्बा निकाला और लकी की ओर बढ़ा दिया। थैंक यू। फिर मिलेंगे सर, आपसे मिलकर अच्छा लगा। लकी ने उसकी ओर हाथ हिलाया और रागिनी भी लकी की ओर हाथ हिलाते हुए वहाँ से निकल गई। रागिनी की गाड़ी को विदा करने के बाद लकी हॉस्पिटल के अंदर कोयल के वार्ड में दाखिल हो गया। कोयल को देखने से ही लग रहा था कि उसे ज्यादा चोट नहीं आई थी, बस उसके पैर में थोड़ी सी लगी थी। कोयल के आसपास उसके सभी दोस्त खड़े होकर बातें कर रहे थे और हंसी मजाक कर रहे थे। लेकिन जैसे ही कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज आई तो सभी लोग पीछे मुड़े। उन्होंने देखा कि वहाँ लकी खड़ा था और उसके हाथ में खाने का एक डिब्बा था। वैसे लकी खुद भी यहाँ पर कोयल से मिलने के लिए नहीं आया था, बल्कि वो तो सिर्फ अमित और उसके दोस्तों को ये खाना देने के लिए आया था। लेकिन अब बाकी सब लोग उसकी ओर देख रहे थे और कोयल भी उसकी ओर देख रही थी। तो लकी को जबरदस्ती मुस्कुराना पड़ा और उसने कोयल से पूछा, कोयल तुम ठीक हो? कोयल ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। वो उसे आज फिर नाराज थी। लेकिन दिशा लगातार लकी के हाथ की ओर देखे जा रही थी। लकी के हाथ में वो नीला डब्बा देखकर दिशा ने पूछा, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? ये तो मैं खाना लेकर आया था। अच्छा, तुम हॉस्पिटल